सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपके स्मार्टफोन को चलाती है, इलेक्ट्रिक कार को दौड़ाती है और तो और लड़ाकू विमानों को भी ताकत देती है। ये शक्ति हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें दिखती नहीं। और अब भारत इसी शक्ति पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही हाई स्टेक दांव लगाने जा रहा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक F-35 फाइटर जेट, एक चमचमाती इलेक्ट्रिक कार और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? पर एक अदृश्य धागा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? और इसका जवाब है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली चुंबक हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर की जबरदस्त स्पीड, पवन चक्कियों के विशाल पंखे, हमारे फोन की वाइब्रेशन और यहां तक कि देश के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, हर जगह यही अदृश्य पावर हाउस काम कर रहा है। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले इन अदृश्य मैग्नेट्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक देश ने पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना रखी है। इसके बाद बात होगी भारत के बड़े दांव की, जानेंगे कि इस रास्ते में मुश्किलें क्या हैं और आखिर में समझेंगे कि ये सब एक आत्मनिर्भर भविष्य के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या भला, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हमारे आज को नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल को भी शेप दे रहे हैं। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स असल में 17 खास मेटल्स का एक ग्रुप है। अब इनके नाम में रेयर यानी कि दुर्लभ शब्द है, पर मजे की बात यह है कि ये धरती पर दुर्लभ बिल्कुल नहीं है, बल्कि काफी मात्रा में है। तो सवाल उठता है कि फिर इन्हें रेयर कहते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ये एक जगह पर इकट्ठे नहीं मिलते, बल्कि पूरी धरती की सतह पर बहुत पतली परत में फैले हुए हैं। और इसी वजह से इन्हें जमीन से निकालना, साफ करना और इस्तेमाल के लायक बनाना एक बेहद मुश्किल, महंगा और टेक्निकल काम बन जाता है। और इसी मुश्किल काम की वजह से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि इस जटिल प्रोसेस में एक देश ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि उसने इस पूरे ग्लोबल मार्केट को, आप कह सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया में जितने भी रिफाइंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनते हैं, उनमें से 90%, जी हां 90% अकेले चीन बनाता है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ 10%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर चाहे वो अमेरिका में बन रही हो या यूरोप में, अपने सबसे जरूरी पुर्जे के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर है। पर कहानी में एक और पेंच है। ऐसा नहीं है कि ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट सिर्फ चीन की जमीन के नीचे हैं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, भारत के पास भी इसके बहुत बड़े भंडार हैं। असल में करीब 69 लाख मीट्रिक टन के भंडार के साथ भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। और ये जो निर्भरता है ना, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। इसका सबूत हमें हाल ही में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के दौरान मिला, जब बीजिंग ने अमेरिका को कई रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर रोक लगा दी। ये एक साफ इशारा था कि चीन जब चाहे अपने इस दबदबे को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो इस ग्लोबल चैलेंज और इतनी बड़ी निर्भरता को देखते हुए भारत ने अब अपना दांव खेला है। एक बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम, एक ऐसा प्लान जो शायद इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल दे। और ये दांव है पूरे 7,280 करोड़ रुपए का। जी हां, यूनियन कैबिनेट ने भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। ये रकम अपने आप में बताती है कि भारत इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। तो इस स्कीम में है क्या? मोटा मोटा समझें तो लक्ष्य है अगले 7 सालों में 6,000 मीट्रिक टन सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तैयार करना। इसके लिए 5 कंपनियों को चुना जाएगा और सरकार इन्हें सिर्फ फैक्ट्री लगाने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि जब ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगी तो बिक्री पर भी जबरदस्त इंसेंटिव्स देगी। और इस स्कीम की सबसे खास बात पता क्या है? ये सिर्फ आखिर में मैग्नेट बनाने के बारे में नहीं है। इसका मकसद है पूरी की पूरी वैल्यू चेन को भारत में ही खड़ा करना। मतलब कच्चे माल यानी रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में बदलना, फिर उस मेटल से अलॉय बनाना और फिर जाकर उससे फाइनल मैग्नेट तैयार करना। पूरा काम शुरू से आखिर तक भारत में। इस पहल की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऐतिहासिक पहला कदम कहा है। यह साफ करता है कि यह प्लान देश की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है।
लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, ये रास्ता फूलों का नहीं है। भारत के सामने रेत से चुंबक बनाने का ये सफ़र चुनौतियों से भरा है, और ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। तो यहाँ एक तरफ है हमारा लक्ष्य, मिनरल्स के मामले में आज़ादी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी रुकावट, इन खनिजों को निकालने का बेहद मुश्किल और ख़तरनाक प्रोसेस। ये काम न सिर्फ बहुत महंगा और कठिन है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी बड़ा खतरा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोसेस इतना मुश्किल है क्यों? सबसे पहली और बड़ी वजह है कि भारत में इसका मुख्य सोर्स यानी मोनाज़ाइट रेत में थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं। इसी वजह से इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के कड़े नियमों के तहत होती है। दूसरी मुश्किल ये है कि उन 17 अलग-अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए सैकड़ों केमिकल स्टेप से गुजरना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात, सिर्फ 1 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाने में 70 से 100 टन तक जहरीला कचरा पैदा हो सकता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भारत ने ये बड़ा दांव खेलने का फैसला क्यों किया? क्योंकि इस दांव के पीछे सिर्फ एक इंडस्ट्री खड़ी करने का मकसद नहीं है, इसके पीछे एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना है। असल में ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के बड़े विजन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, अगर 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता सबसे पहली शर्त है, और ये स्कीम उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत मजबूत कदम है। ये आंकड़े भारत के पोटेंशियल और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखाते हैं। एक तरफ हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है, और दूसरी तरफ ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 1% के करीब है। ये स्कीम इसी बहुत बड़े गैप को भरने की एक कोशिश है। और अगर ये योजना कामयाब होती है तो इसका फायदा कितना बड़ा होगा? सबसे पहले, इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई में कोई भी दिक्कत आने पर हम सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ ही देश में हाईटेक जॉब्स पैदा होंगी, और भारत के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सपने को भी पंख लगेंगे। तो आखिर में हम लौटकर उसी एक बड़े सवाल पर आते हैं, क्या भारत ये मोनोपोली तोड़ पाएगा? क्या वो ग्लोबल टेक सप्लाई चेन को एक नया आकार देने में कामयाब होगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक भविष्य को तय करेगा।